2 लोगों में विधायक जी, एक आप और एक माननीय मुकुट जी थे। माननीय मुकुट जी। जी, तो यहाँ पर चीजें क्यों बिगड़ जा रही हैं? यहाँ भी तो पैसा आ रहा है, ये कमाई नहीं करना चाहते हैं, ये पहले से हिसाब किताब करना चाहते हैं। ये केवल बकवास करते हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं पूरी तरह से। चुनाव जीते हैं तो उनका अपना पैसा खर्च करना, लाओ लगा बनाओ ना मेडिकल कॉलेज। 2027 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में सपा प्रत्याशी का आज जमानत जब्त होगा। चुनाव जीता गया लोगों को झांसे में रख करके। उस चुनाव में आप विजयी हुए। कुछ प्रमुख प्रत्याशी जो उस दौर के रहे हों आपके साथ, जो आज भी आपके साथी हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहराइच पोस्ट। मैं हूं आपके साथ चंदन शुक्ला। आज मेरे स्टूडियो में मेरे मेहमान हैं प्रयागपुर से विधायक सुभाष त्रिपाठी जी। सुभाष त्रिपाठी जी के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में उन गिने चुने नेताओं में आपकी गणना होती है जिन्होंने अपने पूरे राजनीतिक सफ़र को भाजपा को समर्पित किया। जनसंघकालीन नेता हैं और तमाम सारे दायित्वों पर संगठन में काम किया, एमएलसी भी रहे और लगातार 2 टर्म से विधायक हैं। बहुत सारी बात करेंगे, कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। विधायक जी, सबसे पहला जो सवाल है मेरा वो यह है कि आपकी राजनीतिक जो शुरुआत हुई वह कैसे हुई और किस तरीके से संघर्ष रहा। फिर आप एमएलसी हुए, उसके बाद से लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास किया और आप विधायक। देखिए, मैं 1975 में ग्रेजुएशन कर रहा था जी, किसान महाविद्यालय बहराइच से, और उसी समय मैं संघ के संपर्क में आया और 1975 में ही इमरजेंसी घोषित की गई थी। लगातार मैं संघ के संपर्क में रहा। 1977 में चुनाव घोषित हुआ, जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी बनने के बाद जो चुनाव हुआ उसमें मुझे विश्वेश्वरगंज ब्लॉक में 5 पोलिंग स्टेशंस का काम दिया गया था और उसी समय हमने जनता पार्टी के लिए काम करते हुए लोगों को जोड़ा, कुछ लोगों को जोड़ा जी। 77 का चुनाव हो गया, जनता पार्टी की सरकार बन गई, संगठन भी बना उस समय जी, जनता पार्टी का, सदस्यता भी हुई थी जनता पार्टी की और यूथ विंग भी बना था। 2 यूथ विंग बने थे उसमें। श्री चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनता पार्टी के जी। उनके ग्रुप का, उनके विचारधारा के लोगों का जो यूथ विंग बना वो युवा जनता दल बना और जो जनसंघ का विंग का था वो भारतीय जनता युवा मोर्चा बना। जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा। भारतीय जनता युवा मोर्चा। और मैं उसमें 78 में भारतीय जनता युवा मोर्चा बहराइच जिले का उपाध्यक्ष था। जी, जनता पार्टी टूट गई कुछ कारणों से और 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। अब चूंकि जनसंघ के बारे में लोग जानते थे, दीपक चुनाव चिन्ह है जी, और नेता के रूप में विशेष रूप से माननीय अटल जी को लोग जानते थे गांव-गांव जनसंघ के दौरान। हाँ, जनसंघ के दौरान। जी, और भी हमारे बहुत बड़े बड़े नेता थे जी, लेकिन अटल जी की लोकप्रियता बहुत थी। जी। तो जब भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में, तो उसको स्थापित करने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ा। जी, हम लोग साइकिलों से चलते थे, ग्रुप में 4, 6, 8, 10 लोग। तो जब गांव में जाते थे तो हम लोग 3 बातें कहते थे भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी वाली पार्टी है। ये कहना पड़ता। हाँ, ये कहना पड़ता था। ये श्री राम जन्मभूमि वाली पार्टी है जी। और इसी के साथ फिर कहते थे इसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। ये 3 बातें कहते थे। पार्टी को लोगों तक ले जाना पहला उद्देश्य पार्टी था। को लोगों तक ले जाना। धीरे धीरे कार्य का विस्तार हुआ और फिर चुनाव हुए 1984 में। जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है आप सब लोग जानते हैं, उतना विस्तार नहीं हो पाया था गांव-गांव, लेकिन हम लोग लगे रहे। उस समय कोई लक्ष्य नहीं था कि हमें विधायक बनना है, सांसद बनना है या जिला अध्यक्ष बनना है। ऐसा कोई लक्ष्य लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में काम करना नहीं शुरू किया था।
और उसी के साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा था। मैंने 1980 में बीएड भी किया है जी। इसी लाल बहादुर शास्त्री बहराइच गोंडा से। फिर उसके बाद मैंने एलएलबी भी किया। तो लगातार पढ़ाई भी जारी रही हमारी बीए एमए और बीएड एलएलबी। और उस समय के जो हमारे लीडर्स थे, माननीय रुद्र सिंह चौधरी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं, आज नहीं है, बहराइच के पूर्व सांसद। बहराइच के पूर्व सांसद और बड़े नेताओं में और बड़े अच्छे लीडर्स में और ईमानदार नेताओं में उनकी गिनती होती है। और एक अमरेंद्र जी संगठन मंत्री थे। जब भी मैं कहता था, थोड़ा सा मन होता था कि मैं कहीं नौकरी करना चाहता हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो कहीं जब कहीं करिएगा तो चले जाइएगा, लेकिन पार्टी का काम करिए आप। पार्टी से वो जुड़े बिल्कुल जोड़े रहते थे, बिल्कुल पीछे पड़े रहते थे। और विश्वेश्वर मीटिंग करिए, मैं आ रहा हूँ, और मोटरसाइकिल लेकर बहराइच से पहुँच जाते थे। तो उस समय ज़्यादा लोग मिलते नहीं थे, 10-20 लोगों को बुलाकर किसी तरह बैठाते थे, मीटिंग करते थे। 1986 में भारतीय जनता पार्टी अढाक गठन हुआ और उसमें मुझे जिला मंत्री बनाया गया 86 में। 1900 मैं 2 सत्र रहा, 4 साल जिला मंत्री। 1991 में भारतीय जनता पार्टी बहराइच का चुनाव हुआ संगठन का, और उसमें मुझे दायित्व मिला सहकारिता प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष। सहकारिता प्रकोष्ठ। सहकारिता प्रकोष्ठ। मैं सहकारिता से जुड़ा भी रहा। मैं मार्केट सोसाइटी पायापुर का डायरेक्टर रहा और भी अन्य संस्थाओं में रहा जी। और फिर 93 में पुनः चुनाव हुआ। उसमें चुनाव मतदान के द्वारा संगठन का होता था, कार्यकर्ता मतदान करता था। कार्यकर्ताओं द्वारा डिसाइड किया जाता हाँ, था कार्यकर्ता डिसाइड करता था जी। और मंडल उस समय ब्लॉक इकाई होती थी, ब्लॉक मंडल होता था जी। और बहराइच श्रावस्ती उस समय जनपद दोनों एक थे। 93 में जब चुनाव हुआ, जिला अध्यक्ष के लिए चुनाव जिला हुआ। अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ जी। तो मैं कोई इस इरादे से नहीं गया था कि मुझे संगठन का चुनाव लड़ना है, लेकिन एक मन में था कि लड़ जाए तो अच्छा रहेगा। और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने भी नामांकन दाखिल कर दिया। 10 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। कुछ प्रमुख प्रत्याशी जो उस दौर के रहे हों आपके साथ, जो आज भी आपके साथी हों। मुकुट बिहारी वर्मा जी यही हैं जी। और उसमें से कई लोग नहीं रह गए हैं, नहीं हैं। हिम्मत बहादुर सिंह जी हैं जी। आज हम लोगों के बीच नहीं हैं। और एक नानपारा से निरंकार प्रसाद श्रीवास्तव जी थे। जी। एक हमारे अग्रवाल जी थे ऋषिया के। जी। ऐसे ऐसे सीनियर लोग थे, नामांकन दाखिल किया। अब उस समय कुछ परिस्थिति ऐसी बनी, सब लोगों ने नामांकन वापस ले लिया और केवल 2 लोग रह गए जी। चुनाव मैदान में। चुनाव हुआ, मतदान हुआ। 2 लोगों में विधायक जी, एक आप अब और एक माननीय मुकुट जी थे। माननीय मुकुट जी। जी। चुनाव हुआ, कार्यकर्ताओं ने अपना मत दिया। और वो सिरसिया आप कहाँ है, श्रावस्ती जनपद में, वहाँ के भी कार्यकर्ता और एक कार्यकारिणी सदस्य का भी उस समय मतदान होता था जी। कार्यकारिणी मेंबर्स के लिए 40 की कार्यकारिणी बनती थी। कार्यकर्ताओं ने फिर मुझे काम करने का अवसर दिया, जिलाध्यक्ष। उस चुनाव में आप विजयी हुए। अब विजयी तो नहीं कहा जा सकता, मतलब आपको अवसर दिया मुझे। आपको अवसर दिया, विजय नहीं हुए। जी जी। कार्यकर्ताओं में आपस में विजयी होने का क्या समय, हमें अवसर दे दिया कार्यकर्ताओं ने काम करने का। और बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ मैं विश्वेश्वरगंज, आप आश्चर्य करें, मैं विश्वेश्वरगंज से रोज़ाना जा करके जी। मैं संगठन का काम करता था और काजीपुरा में हमारा कार्यालय था। आप वो अलॉटेड था, प्रतिदिन विश्वेश्वरगंज से जाते जनसंघ के थे? समय से अलॉटेड था जी। मैं प्रतिदिन जाता था और रात को मैं 10 बजे लौट कर आता था विश्वेश्वरगंज। और मैंने एक सत्र बहराइच से आ जाकर के संगठन का काम किया जी। 1993 से 1995 तक। 95 फिर चुनाव हुआ जी। और फिर मतदान हुआ, कई लोग चुनाव लड़े। माननीय रुद्र सिंह चौधरी जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त रहता था, बहुत अच्छे नेताओं में थे। मैं फिर दोबारा जिला अध्यक्ष बना, तब भी दोनों जनपद थे, बहराइच श्रावस्ती थे। जी। और 1997 में ही श्रावस्ती जनपद
का गठन होगा। मायावती जी मुख्यमंत्री थे और अलग उन्होंने एक जनपद बना दिया जी 97 में। उस समय भी लोगों ने मुझे श्रावस्ती जनपद का अध्यक्ष बना दिया, जिलाध्यक्ष बनाया। जी क्योंकि हमारा 2 ब्लॉक विशेषण पायापुर श्रावस्ती में चला गया था। जी तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने मुझे अध्यक्ष पद का दायित्व वहाँ का दिया 97 में। और 97 में ही दिसंबर में मुझे विधान परिषद का टिकट दिया गया लोकल बॉडी से। जी मैं टिकट मांगने नहीं गया था, ना कहीं कोई लड़ने का इरादा था मेरा। माननीय राजनाथ सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने घोषित कर दिया तो एक बार मन में आया कि इतना बड़ा चुनाव कैसे लड़ेंगे, ले मना कर दें हम। फिर हमने कहा नहीं, पार्टी ने अगर कहा है, तय किया तो लड़ना पार्टी ने आपको दायित्व दिया। हाँ बिल्कुल, लड़ना चाहिए मुझे। जी और मैं चुनाव लड़ा। आप आश्चर्य करेंगे, नामांकन से लेकर के और चुनाव लड़ने तक मेरा एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ। सारा पैसा कार्यकर्ताओं ने खर्च किया। तो बड़ी बात नामांकन का पैसा भी कार्यकर्ताओं ने दिया। जी मैं सभी ब्लॉक में जा भी नहीं पाया और कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता रहा। मुझसे किसी कार्यकर्ता ने पैसा नहीं मांगा, मैंने किसी से चंदा नहीं मांगा। आज भी मैं चंदा नहीं मांगता हूँ, कभी कोई नहीं कह सकता मेरे हाथ चंदा मांगने आए। जी लोग सहयोग देते रहे, किसी ने हमको दिया तो हमने रख लिया, ले लिया। मैं गिनता भी नहीं था कितना दिया उन्होंने। और कहीं गाड़ी वाड़ी को पैसा देना हो तो दे देते थे। जी लेकिन पैसा मैंने कभी चंदा कभी नहीं मांगा, उससे चुनाव भी नहीं मांगा। और कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीत गया, विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हो गए। और मेरे कुछ पैसा बचा भी, इसके बाद भी लोगों जो पैसा दिया था बचा भी। उन पैसों का आपने क्या किया? विधान पैसा हमने स्टेट बैंक लखनऊ जमा कर दिया। जमा कर दी। जब MLC हो गया जी तो वहीं खाता खुला था, वहीं जमा कर दिया। तो इस तरह का हमारा ये चुनाव था। कार्यकर्ताओं ने मुझे चुनाव जिताया। और मतदान के दिन, जिस दिन मतदान हो रहा था, चूँकि विशेषण ब्लॉक हमारा टफ रहा है और स्वर्गीय राणा वीर सिंह जी बड़े लीडर थे, बड़े नेता थे कांग्रेस के। और वो ब्लॉक प्रमुख ही हमेशा लड़ाते थे, मैं भी ब्लॉक प्रमुख ही लड़ाता था। चूँकि वो ब्लॉक प्रमुख उनके सुपुत्र थे और विशेषण हमारा होम ब्लॉक है, वहीं ब्लॉक प्रमुख, तो मुझे पूरे दिन वहीं रहना पड़ा, नहीं तो गड़बड़ा जाता हमारा विशेषण जी। और मेरे पास केवल इतना समय बचा और माननीय आरिफ मोहम्मद खान जी भी उसी समय आ गए, जो दूसरे प्रत्याशी थे उनके लिए। उन्होंने कहा सुभाष जी आप दूसरे ब्लॉकों में नहीं गए। हमने कहा वहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। मैं विश्वेश्वरगंज से पयागपुर गया, पयागपुर से गिलौला पहुँचा, तब तक चुनाव मतदान का समय समाप्त हो चुका था जी। यानी 3 ब्लॉक के अलावा मैं चौथे ब्लॉक में नहीं गया। और इसके बाद भी कार्यकर्ताओं ने, जनता ने मुझे चुनाव जिताया। MLC के बाद और चुनाव हमारा, अब जब 2004 में चुनाव हुआ, सपा की सरकार बन गई थी, वो चुनाव हमारा बहुत कम मतों से गड़बड़ाया, बहुत कम मतों से। और फिर 2005 में चौथी बार मुझे बहराइच का जिला अध्यक्ष यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने मुझे बनाया। तब भी चुनाव था, मतदान नहीं हुआ था जी, नामांकन हुआ था। विचार विमर्श के आधार पर पार्टी ने तय किया था जी। तो इस तरह से 4 बार मुझे संगठन में काम करने का अवसर मिला। और इस दौरान तमाम संघर्ष, जो सफ़र शुरू हुआ था 1975-76 से, लगातार जनता की समस्याओं को लेकर पार्टी जो आंदोलन करती थी, जेल भरो आंदोलन है या अन्य धरना, अनशन, प्रदर्शन जो भी है, बढ़ चढ़ करके मैं हिस्सा लेता था। एक
एक स्वभाव था मेरा संघर्ष करने का। तो उसके नाते से कार्यकर्ता मुझे सम्मान भी करता था, नेताओं के द्वारा का भी मुझे सम्मान मिलता था और आगे आने का अवसर भी मुझे मिलता था। और एक वाकया है, जब मैं एमएलसी का चुनाव लड़ रहा था जी, उस समय माननीय राजनाथ सिंह जी ने बहराइच के लिए समय दे दिया। तो मैंने कहा मैं तो वोट मांग रहा हूँ, सोचा वोट मांग रहा हूँ, माननीय राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम की तैयारी हम करें कि हम वहाँ क्षेत्र में वोट मांगे प्रधानों से। तो हमने जब जिले में बात चुनाव के दौरान, हाँ एमएलसी चुनाव के दौरान, तो जब मैंने अपने वरिष्ठ नेताओं से बात किया तो उन्होंने कहा देखिए कार्यक्रम चिंता मत कीजिए, सारी व्यवस्था होगी, आप कार्यक्रम में चले आइएगा। मैंने कहा ठीक बात है। माननीय जटाशंकर सिंह जी वो नहीं है, उनको बहुत का स्नेह मिलता था, उन्हीं के यहाँ कार्यालय था, विधायक रहे कई बार, बड़े नेता रहे जी। तो मैं रात में जब लौट कर आया, आप लखनऊ बात कर लीजिए। तो दूसरे दिन कार्यक्रम था, तो हमने कहा बात क्या करना, मुझे लगता है कार्यक्रम तो नहीं कैंसिल हो गया माननीय राजनाथ सिंह जी का। तो उस समय मोबाइल था नहीं, मैं सवेरे सवेरे पीसीओ पर गया। मैं पहले तो उनको रात में इनके पीआरओ से बात किया, तो उन्होंने कहा सर से सवेरे बात कर लीजिए। मैं सवेरे जब 8 बजे अस्पताल चौराहे पर पीसीओ पर बात करने गया तो माननीय राजनाथ सिंह जी मिल गए और मैंने उनसे कहा कि बिना मांगे तो आपने टिकट हमको दे दिया जी, बिना बिना मांगे आपने हमको कार्यक्रम दे दिया, और अब आप नहीं आएंगे तो मेरा चुनाव तो गड़बड़ा जाएगा, हम हार जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं आ जाऊँ तो आप चुनाव जीत जाएंगे। हम कहा बिल्कुल जीत जाएंगे। तो कहा मैं आ रहा हूँ। पहले उनका कार्यक्रम था हेलीकॉप्टर से बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद और सुल्तानपुर तक था। जाड़े का महीना था, कोहरा बहुत गिर रहा था। और फिर उसके बाद वो बाई कार आ गए और आ करके उन्होंने उनका जो संबोधन था, उन्होंने कहा देखिए कोई गड़बड़ करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सुभाष जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, अच्छे कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता, पैसा भी नहीं है। तो आप लोग पैसा भी खर्च कीजिए, समय भी दीजिए, ईमानदारी से काम भी कीजिए। उनका ये जो कहना था वो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक था जी। और जो कहीं कहीं गड़बड़ होने की आशंका थी वो नहीं हो पाया। तो इस तरह से मैं वो चुनाव जीता था और 2005 में मैं जिलाध्यक्ष बहराइच बना। क्षेत्रीय अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी 2007 में मैं क्षेत्रीय मंत्री बना औद्योगिक क्षेत्र का। तो उस समय क्षेत्र में पदाधिकारी केवल जिला क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय मंत्री, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष और कार्य समिति 10-12 की तरह 3 पदाधिकारी केवल होते थे जी। मुझे क्षेत्रीय मंत्री का दायित्व उस समय मिला था। और उसके बाद 2009 में 10 में जब माननीय शाही जी प्रदेश अध्यक्ष हुए तो उन्होंने हमको क्षेत्रीय अध्यक्ष का दायित्व दिया। तो इस तरह से लंबा कार्यकाल मेरा ये शुरुआती दौर का संघर्ष और आप का रहा है। विधान परिषद सदस्य हुए। विधायक जी, हम आते हैं 2012, जब भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिलता है। काफ़ी टफ चुनाव था उस समय, समाजवादी पार्टी का एक तरीके से नैरेटिव हो गया था लोगों के बीच में, एक आम से वो आ गया था कि अखिलेश यादव युवा नेता हैं, इस तरीके का था। तो उस दौर में वो चुनाव काफ़ी टफ रहा आपके लिए, उस बारे में अगर बताया तो। देखिए ऐसा है, मैं तो क्षेत्रीय अध्यक्ष था, मैं 14 जिलों में दौड़ रहा था संगठन के काम के लिए, और मुझे ये लग रहा था कि हमारा क्षेत्र बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए आए थे, मैं बहुत नहीं कहना चाहूँगा उसको, पैसा उनके पास बहुत है, पैसा उन्होंने अथाह खर्च किया और लोगों को थोड़ा भ्रमित किया गया। 2012 की बात, 2012 के चुनाव में भ्रमित किया गया, लोग समझ नहीं पाए। जैसे हमारे बारे में 48 साल हो गए लगभग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए जी। मुझे हमारे क्षेत्र में भी लोग बेहतर जानते हैं, हमारे बारे में कोई कुछ भी कहे, मुझे लोगों का विश्वास प्राप्त है। लेकिन 2012 का जो चुनाव हुआ, मैं बाहर ज़्यादातर रहता था क्षेत्र में और क्षेत्र में जिलों में, तो उस समय लोगों को जो भ्रमित किया गया
उस भ्रमित होने के नाते से चुनाव गड़बड़ा गया हमारा। और उसका जो परिणाम रहा 12 से 17 के बीच का, ये सबके सामने है। विकास कार्य कुछ हो नहीं पाया, बल्कि ये कहिए कि घोटाले की भी राजनीति होती रही। हम कोई आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन लोग सब लोग जानते हैं कि क्या स्थिति 12 से 17 तक रही। 2017 में पार्टी ने दोबारा मुझे प्रत्याशी बनाया। और इस बीच में मेंबरशिप का काम, मेंबरशिप जब 14 में शुरू हुई तो मैं उसमें फैजाबाद में रह करके सदस्यता कराई, महीने भर रह करके सदस्यता कराई। मैं बलरामपुर में भी रह करके सदस्यता कराई, वहाँ रुक करके सदस्यता कराया हमने। और आधा दर्जन से ज़्यादा जिलों को मैं चुनाव अधिकारी भी रहा। मैं संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी और अनेक जनपदों का मैं चुनाव जिला का प्रभारी भी रहा हूँ। संगठन का दायित्व तो आपको लगातार मिलता रहा। बनारस जिले जैसा वहाँ का मैं चुनाव अधिकारी था। मैं कानपुर जिले का चुनाव नहीं हो पा रहा था तो मैं संगठन ने वहाँ भी चुन भेजा। मैं सिद्धार्थ नगर का था, मैं बलरामपुर का था, तमाम अनेक जिलों का भी रहा दायित्व, वो भी काम करता रहा। और 12 का जब चुनाव गड़बड़ा तो मैंने अध्ययन किया गड़बड़ाया कहाँ से। तो यही आया कि लोगों को लोग लुभावने नारों के माध्यम से भ्रमित किया गया और इस नाते से चुनाव गड़बड़ाया। 17 में समाजवादी पार्टी से, फिर 17 में जब मैं चुनाव लड़ा तो स्थितियाँ साफ थी। लोगों को लगा कि हम गलती कर गए थे, मुझे गलती नहीं करना चाहिए था। और फिर मुझे 42,000 से अधिक मतों से मुझे कार्यकर्ताओं ने चुनाव जिताया। विधायक जी, उससे पहले 2014 में हम आते हैं, जब मोदी जी को उम्मीदवार प्रधानमंत्री के तौर पर उम्मीदवारी होती है। उसके बाद मोदी जी बहराइच भी आते हैं, एक बड़ी जनसभा होती है उनकी। उस दौरान फिर कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि 2014 के बाद जो भाजपा की प्रदेश में कहें या देश में कहें, एक तरीके से माहौल बदल गया पूरा। मोदी जी से आपके करीबी रिश्ते भी रहे हैं। बहराइच में मोदी जी, ये भी कहा जाता है कि मोदी जी यहीं पर आए थे संगठन के कार्य से, फिर उनको गुजरात बुला लिया जाता है। और उस वक्त की एक तस्वीर भी आपके सोशल साइट पे कई बार अपलोड की गई। आप लोग डाक बंगले में बैठे थे, उस बारे में अगर थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम लोग आगे चले जाएंगे। 2001 में माननीय मोदी जी बहराइच आए थे, संगठन की बैठक थी जिले की जी। और ये संयोग था कि डाक बंगले में कक्ष संख्या 3 में जी हम 4 लोग उसमें बैठे हुए थे। उसमें मोदी जी बैठे हैं और 3 लोग और भी बैठे हैं। बड़े आराम से माननीय मोदी जी बैठे हैं। और फिर उसी के बाद वो चले गए थे श्रावस्ती, वहाँ उनका कार्यक्रम था। बहराइच से फिर श्रावस्ती से गए थे और वहीं उनको सूचना आई मुख्यमंत्री बनने की। तो बहराइच उनके लिए काफ़ी जो है वो सौभाग्यशाली रहा। फिर 14 में बहराइच आता है। हाँ, उसके पहले की घटना मैं बताना चाह रहा हूँ कि माननीय अटल जी 1996 में बहराइच आए थे, 96 में। और कार्यकर्ताओं की और जनता की भी इच्छा रहती थी कि अटल जी एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। मैं जिलाध्यक्ष था, मेरी भी इच्छा थी, सबकी इच्छा थी। महाराष्ट्र इंटर कॉलेज में कार्यक्रम हुआ था और वहाँ 1996 29 जनवरी 96 को आए थे। उस समय मैंने अटल जी का जो मंच बनाया था, वो पीछे का जो लुक था वो लाल किले का था। और सौभाग्य की सहयोग की बात है कि वो फिर वो 2-3 महीने के बाद इस देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। तो जो कार्य करने की जो इच्छा रहती है और जो मन में जो इच्छा रहती है, वो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति तो हो ही जाती है। अटल जी की कर्मभूमि यही बलरामपुर है। आपसे अटल जी के करीबी होने का ये कई बार चर्चाएं होती हैं कि अटल जी से बेहद करीब थे आप। तो अटल जी प्रधानमंत्री भी इस देश के रहे और बड़े कद्दावर नेता में उनकी गिनती होती है, बड़े नेताओं में शुमार थे अटल जी। आपके साथ कोई उनका ऐसा कोई वाक्य रहा हो जो बातचीत? अटल जी के साथ कई बार उठने बैठने का अवसर मिला। बाहर गए तो लखनऊ वगैरह तब गए। बहराइच में आए तो डाक बंगले में हम लोग एक साथ भोजन करना और बात करना, और विरोधी स्वभाव के थे वो जी। उस समय हमारे बेटे भी निशंक पीछे खड़े हुए हैं तो भोजन जो हम लोग कर रहे हैं। और एक वाकया है 1998 में जब MLC हो गया जी, तो घनश्याम शुक्ला जी कैसरगंज लोकसभा से प्रत्याशी बनाए गए थे। और एकाएक कार्यक्रम माननीय अटल जी का कैसरगंज लग गया था। जिस दिन कार्यक्रम था उसी दिन सूचना प्रशासन को आ रही है जी। तो घनश्याम शुक्ला जी के पिताजी से अच्छे संबंध थे माननीय अटल जी से। कार्यक्रम में कार्यक्रम ये कार्यक्रम कहाँ पर था विधायक जी?
ये कार्यक्रम हुआ था कैसरगंज के रामलीला मैदान। अच्छा, कैसरगंज में। मैं मंच पर उनके बगल ही बैठा था। घनश्याम शुक्ला जी मंच पर भाषण किए जा रहे थे, बोले जा रहे थे। तो कोई और नेता हो तो नाराज़गी होती कि बड़ा देर हो रहा है और यही बोलेंगे क्या, लेकिन अटल जी कोई नाराज़गी ना व्यक्त करते हुए मुझसे पूछा, उस समय की फ़ोटो है, कि क्या मुझे भी भाषण करना है। आपसे कहा उन्होंने? मुझसे कहा मुझे भी भाषण करना है। तो मैंने डायस पर लिखकर भेजा घनश्याम शुक्ला जी के कि आपको नहीं माने, अटल जी को लोग सुनने आए हैं। तो इस तरह का अपनी बात कहने का उनको जब लहजा रहता था, एक विनम्रता थी उनके अंदर, लोगों से आत्मीयता और इस तरह का भाव उनके अंदर हर व्यक्ति के अंदर उनका रहता था। ऐसा नहीं कि या किसी के साथ किसी तरह का व्यवहार, किसी से किसी तरह का व्यवहार, वो इसी तरह का व्यवहार, तभी तो इतनी बड़ी पार्टी बनी और आज केंद्र में हमारी सरकार है। विधायक जी, 12 की बात हो गई, फिर 17 में आपको दोबारा मौका मिलता है। 17 में आप चुनाव जीत जाते हैं, फिर उसके बाद में फिर 22 में चुनाव होता है। देखिए, 17 का जो चुनाव था जी, मैं जब जीता तो मैं विकास के नाम पर लोगों ने मुझे चुनाव जिताया। और 17 के चुनाव के पहले मैंने जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं, नहीं, और लखनऊ से सड़क आती है कैसरगंज, 12 चाहते हैं, लेकिन कैसरगंज से बीच में हम मजूदपुर इकौना जाते हैं। विरासत के रूप में 2017 में हमको समाजवादी पार्टी के द्वारा पूरी टूटी हुई सड़कें सब मिली थी। ये भी सड़क पूरी टूटी हुई थी, और इस सड़क जो टूटी थी उसके चुनाव के 17 के चुनाव के 6 महीना पहले प्रयागपुर क्षेत्र में एक धरना हुआ था। उसमें लोगों ने बैनर लगा दिया था। उस बैनर पर लिखा था, टूटी सड़कें करे पुकार सुभाष त्रिपाठी अब की बात। मैं वहाँ जब पहुँचा, देखा बैनर, हमने कहा अगर मैं विधायक बन भी जाता तो इतनी लंबी सड़क कौन बनाएगा भाई। ये वहाँ कैसरगंज से लेकर के और 52 किलोमीटर और इतना तक सड़क कैसे बन पाएगी। ये 2017 में 2017 तरीके की के बात नारे है। लगते थे। मैं हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया उसके लिए। और जब मैं चुनाव जीता तो मैंने केशव प्रसाद मौर्य जी के पास में गया। मैंने उस समय लोक निर्माण विभाग उनके पास था। मैंने उनसे बताया तो कहा ठीक है, सड़क बन जाएगी। और उसमें मैंने सांसद रघुवर सिंह जी ने भी कहा केशव प्रसाद मौर्य जी से, और तो लंबी सड़क बन गई, बहुत अच्छी सड़क बन गई। आज जिस सड़क पर चलने के लिए अगर कैसरगंज से इकौना लोग जाते प्रयागपुर होकर के तो कम से कम 2.5 घंटे लगते, 2.5 घंटे। आप भी सड़क को देखे होंगे। और आज कैसरगंज से कोई इकौना जाना चाहे तो 40 मिनट में लोग पहुंच जाते हैं। इतनी अच्छी सड़क बन गई। ऐसे ही बहराइच से हजूरपुर और हजूरपुर से बगड़वा कन्हैयागंज सड़क जाती है। बहराइच से हजूरपुर जाने के लिए एक बार सोचना पड़ता था, और उस पर कम से कम हमको 50 मिनट लगते थे बहराइच से कैसरगंज पहुँचने में, 22 किलोमीटर। ठीक, वो भी बहुत अच्छी सड़क बन गई हो। आज उसमें 10 से 12 मिनट लगते हैं वहाँ पहुँचने में। ऐसे जो हमारी विधानसभा की महत्वपूर्ण सड़कें हैं, एक सड़क गिलौला से आती है और खुटेना से होकर के हमारी विधानसभा में जाती है। वो भी बहुत अच्छी सड़क बन गई है, थोड़ी सड़क बन गई है। अभी एक सड़क हमारी अच्छी बनी खजूरी के लिए प्रयागपुर से, बहुत अच्छी सड़क बन गई है। यानी सड़कों का जाल, तो मैंने तो महत्वपूर्ण सड़कों की चर्चा की है। और मेरे पास देखिए 2000 ये बुकलेट आपके 12 विकास से कार्यों 17 की है। ये 12 से 17 जी, 17 से 22 का जो कार्यकाल रहा है जी, ये पूरा बुकलेट में है ये। और 2022 के बाद ये 3 साल का कार्यकाल बीता, ये इस बुकलेट में है। कोई भी देख सकता है इसको। समाजवादी पार्टी के लोग तो एक पन्ने में लिखते हैं, और जो भाजपा ने काम कराया है उसको बताते हैं कि मैंने काम कराया। एक भी उल्लेखनीय सड़क नहीं है 12 से 17 के बीच जिसको बता सके उन्होंने बनमन के कार्यकाल में बनी है। एक भी बड़ा काम नहीं बता सकते हैं जो उनके कार्यकाल में बनी है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब ये कहते हैं कि फायर स्टेशन उन्होंने बनवाया। विशेषरगंज में, आप विशेषरगंज में फायर स्टेशन बना। जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गया था और मैंने उनसे फायर स्टेशन की मांग की। मुख्यमंत्री जी कुछ बोले नहीं, लेकिन जब दूसरे दिन मैंने अखबार पढ़ा 54 फायर स्टेशन जो प्रदेश में स्वीकृत हुए थे, उसमें रायपुर का भी नाम पड़ा हुआ था। मैंने शाम को कहा, दूसरे अखबार में आ गया, वो फायर स्टेशन बना, उसका उद्घाटन हुआ है।
अब समाजवादी पार्टी के एक नेता कहते हैं, पूर्व विधायक जी कहते हैं कि मैंने बनवाया है। पूर्व विधायक जी तो कहते हैं तहसील उनके समय पर आई, फायर स्टेशन उनके समय पर आया, नगर पंचायत का दर्जा उन्होंने दिलवाया। लेकिन नगर पंचायत, मैंने इसको विधानसभा में प्रश्न भी किया इसके लिए, और नगर पंचायत का गठन तो मेरे कार्यकाल में 2018 में हुआ। अब कोई इस तरह झूठ बोलता है तो उसका मेरे पास क्या उपाय है? एक स्वभाव सा बन गया है, एक आदत सी बन गई है कि जो काम हुए हों उस काम को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हो यह रहा है कि जब कुछ लोग आते हैं, जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तो मैदान में आते हैं। हम लोग संगठन के व्यक्ति हैं तो लगातार काम करते थे, सत्ता में है, सरकार में है तो भी संगठन का काम करते रहते हैं, कर रहे हैं जी। और अब चुनाव नज़दीक आ गया है तो देख रहे हो अब चकाचौंध है। करीब 12 से अधिक पुल बन गए हमारे विधानसभा क्षेत्र में। ऐसा नहीं है, सब उसकी सूची है, उसके नाम है जी। अब कुछ लोग तो बता देते हैं कि हमने इतना काम किया, लेकिन कहाँ है नहीं पता उनको, खाली गिना देते हैं, नाम संख्या बताते हैं। आप अपने विकास कार्यों का पूरा ब्यौरा अपने साथ लेके शहीदों के नाम पर जो सड़कें हमारे यहाँ बनी, शहीद अंग्रेज सिंह के नाम पर सड़क कंधरा वजूपुर में, शहीद सूर्यपाल सिंह गांव गुरुदेवर में बनी, अरुण कुमार त्रिपाठी रोहनी भारी, और शहीद बलिकरण सिंह त्रिपुलिया, शहीदों के नाम पर भी सड़कें बनी। और जो अभी काम होने हैं, लोग आश्चर्य पड़ जाते हैं कि इतने काम हो कैसे रहा है। अभी पयापुर बनने जा रहा है 10.5 करोड़ की लागत से 30 बेड का आयुष हॉस्पिटल बनने जा रहा है। अब इसके लिए प्रयास किया हमने, भाग दौड़ की, जमीन पहले से प्रस्तावित करके दिलाया, जो पुरानी तहसील है कोट बाजार में, उसके निकट ग्राम समाज की ज़मीन से मैंने प्रस्तावित कराया। पहले मैं प्रयास में था कि 50 बेड का बन जाए, लेकिन ये हुआ कि 50 बेड का हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या उसके 10 किलोमीटर एरिया में बनेगा। तो हमने कहा हमको 30 ही का दे दीजिए जी। तो 30 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत हुआ, जहाँ आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ तीनों पद्धतियों का इलाज लोगों का होगा। ये प्रयागपुर में अभी 75 लाख रुपए स्वीकृत हुआ हनुमान मंदिर हुजूरपुर के लिए जी। वो भी उसके लिए आ गया है। और मैं कल लखनऊ से आ रहा था तो कार्यकर्ता पता करते रहे, तो उन्होंने कहा आप आएंगे तो हुजूरपुर स्वागत करेंगे आपका। हमने कहा किस लिए? कहा ये 75 लाख हमने स्वीकृत करा दिया हनुमान मंदिर के लिए। तो कार्यकर्ता उत्साहवर्धन भी करता रहता है, उससे हमें काम करने की और अधिक प्रेरणा भी मिलती है। भी हुजूरपुर से और इधर जाने के लिए कैसरगंज जाने के लिए बीच से एक रास्ता है, उस पर हमारा एक कुंडासर जी जाने के लिए एक बड़ा पुल का निर्माण हुआ है। 120 मीटर लंबा हमारा वो पुल है, और उस पर भी एक सड़क नहीं थी, सड़क स्वीकृत हुई है, और उस सड़क का काम भी शुरू हो गया है। चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण ये है, 12 किलोमीटर लंबा है, वही सिरौला घाट होते हुए ये सड़क जाएगी। तो हुजूरपुर के जो हमारे गन्ना किसान हैं, जो 12-14 किलोमीटर लंबी दूरी तय करते थे, या जो हमारी मिल है ये कसरवरी मिल हमारी फरसंडी चीनी मिल है जी, वहाँ जाने के लिए 12-14 किलोमीटर और चक्कर लगाना पड़ता है, दूरी भी कम हो गई जी, और भी सुविधा हो गई लोगों को जाने के लिए। तो इस तरह से बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण, बड़े बड़े पुलों का निर्माण, बहुत सारे विकास कार्य, धार्मिक स्थलों का विकास, और अभी जो हमारा ये है तालाब बघैल, यहाँ के लिए भी अभी स्वीकृत हुआ है इको पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए। यहाँ भी करीब 3.25 करोड़ रुपये की लागत से यहाँ एक पर्यटक स्थल भी तालाब बघैल में बनने जा रहा है। तो इससे लगातार विकास का कार्य हो रहा है। जो हमारे स्कूल हैं, उस स्कूल जैसे पयागपुर में है डाइट है, हमारे डाइट है, यहाँ 4 करोड़ की लागत से 400 कक्ष का बच्चों के लिए छात्रावास का निर्माण हुआ है। उसका उद्घाटन भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे दलों के लोग हैं, विशेषकर सपा के लोग, वो गाड़ी में रखे रहते हैं बोर्ड, और वो गाड़ा लगाया करते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। और अभी वो वहाँ तो छात्रावास में बच्चों ने रहना भी शुरू कर दिया है, और हम लोगों ने भी उद्घाटन भी नहीं किया है, उद्घाटन भी नहीं कर पाए हैं। तो हम कार्य करना जानते हैं। आपसे पहले कोई बोर्ड लगा गया, फिर उस पर बोर्ड नहीं, जनता जानती है कौन बोर्ड लगाता है। अब जनता झांसे में नहीं आने वाली है, जनता बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है। अब वो बेचारे परेशान इस बात के लिए है कि जो इतना विकास काम हो रहा है उससे वो चकाचौंधिया गए खुद है, और भ्रमित होकर के जी मुझे लगता है कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन भी खो दिया है, और जो मन में आता है उलूल जुलूल में बकते हैं, कहते हैं।
मुझे आश्चर्य होता कि राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह की भाषा का प्रयोग, इस तरह का काम किया जा रहा है, वो ठीक भी नहीं, उचित भी नहीं इस तरह से, क्योंकि जनता फिर उसको फिर ठीक भी कर देती है। और 2027 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में सपा प्रत्याशी का आज जमानत जब्त होगा, क्योंकि इतना विकास कार्य हो चुका होगा कि हर व्यक्ति के मन में बैठ गया कि हमारे यहाँ सड़कें बन गई, हमारे यहाँ पुल बन गए, हमारे यहाँ अच्छा विद्यालय हो गया, हमारे यहाँ बिजली की अच्छी सप्लाई मिल रही है। अब आप समझिए, मैं लगभग 250 ट्रांसफार्मर्स की क्षमता बढ़ाई है। 2017 के पहले सबको पता है कि 5-6 घंटे बिजली आती थी, 2 दिन बिजली नहीं आती थी। आज 18 घंटे गांव में सप्लाई है। मैं तो देखा करता हूँ बिजली कहीं दिक्कत ना हो, मैं ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाया करता हूँ। बीच में पयागपुर पावर हाउस भी पहुंचे थे रात में। बिल्कुल गया था मैं, मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, ऐसा विधायक हूँ कि मुझे कभी कोई फ़ोन कर दे, मेरा कभी फ़ोन बंद नहीं होता है। मैं आपके साथ बैठकर बात कर रहा हूँ, जितने भी कॉल आए होंगे सब मैं एक एक मिलाकर पूछूंगा क्या हुआ। कहीं भी कोई किसी गाँव सूचना देता है खंभा टूटा है या कहीं बिजली गड़बड़ी है, तो मैं तत्काल समाधान करने का प्रयास करता हूँ, करता भी हूँ। विधायक जी, से मैं जनता के संपर्क में मैं लगातार बना रहता हूँ। भाई विधायक जी, हम आते हैं नगर पंचायत दर्जा वहाँ प्राप्त होता है, पयागपुर को ग्राम सभा थी पहले, वहाँ पर चुनाव होता है। हाँ जी। आपका प्रत्याशी वहाँ भारतीय जनता पार्टी का भी लड़ता है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक के भाई को वहाँ पर प्रत्याशी बनाया जाता है। फिर वहाँ पर वो चुनाव जीत जाते हैं। आप क्या मानते हैं, क्या चूक वहाँ पर हो गई? प्रत्याशी चयन में चूक हुई या किस तरीके से, क्या चूक आप मानते हैं वहाँ पर? चूक तो कुछ नहीं हुई है जी। जैसे 2012 के चुनाव में जी विधानसभा के लोग भ्रमित हो गए थे, जी, वैसे ही 2023 में जो चुनाव हुआ 23 में जी नगर पंचायत का, उसमें भ्रमित हो गए। जी। जब नगर पंचायत का गठन हुआ और जब तक नगर पंचायत का चुनाव नहीं हुआ तब तक खूब भरपूर विकास हुआ जी। और जैसे ही गठन हुआ और चुनाव किस नाम पर जीता गया, चुनाव जीता गया लोगों को झांसे में रख करके। ये आप देखिए, आपको भी पता है, बताया गया कि पयागपुर में 450 बेड का एक हॉस्पिटल बनेगा। ये 450 बेड का 400 करोड़ की लागत से बनेगा, ये अखबार में छपा था। ये पेपर कटिंग है? हाँ, पेपर कटिंग है नहीं हमारे पास। ये किसके द्वारा बनवाया जाना तक जाएगी? ये जो पूर्व विधायक जी हैं जी समाजवादी पार्टी के, जी, जो अपने को नेता भी कहते हैं, मैं नेता नहीं मानता, व्यवसायी मानता हूँ मैं, उन्होंने शिलान्यास किया 400 बेड का 400 बेड का 4.5 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल बनाने का। पयागपुर। हाँ, और हर घर में जा करके अपने लोगों से कौन कौन नौकरी चाहता है सबकी सूची तैयार करा लिया कि सबको नौकरी देंगे हम उसी हॉस्पिटल में। अब किसी को क्या पता कि ये सबको नौकरी देने वाले सोचेंगे तो मुझे तो नौकरी मिलने जा रही है। उसका शिलान्यास भी हुआ था। शिलान्यास पयागपुर से आप गोंडा रोड चलेंगे तो पयागपुर से मुश्किल से 400-500 मीटर की दूरी पर सड़क किनारे, और मुझे लगता है 1 एकड़ की जमीन भी नहीं होगी। शिलान्यास हो गया। मैं जाकर के मैं मिला डिप्टी सीएम आदरणीय पाठक जी से मैं मिला जी। हमने कहा कि ये पयागपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कोई लाइसेंस वगैरह कोई दिया है क्या, जो भी जारी होता हो? तो उसे शनिवार था, छुट्टी थी। उन्होंने कहा अच्छा मैं पता करता हूँ। उन्हें प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को फ़ोन किया, कभी पयागपुर में वो कोई मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ क्या प्राइवेट बनने के लिए? तो उन्होंने कहा अच्छा मैं दिखवाता हूँ। उन्हें पूछा कहाँ है? सैटरडे का दिन था, सचिवालय बंद रहता, लेकिन वो ऑफिस में बैठे थे। मैं ऑफिस गया उनके जी। तो उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस आज बंद है, मैं आपको सोमवार बताता हूँ। सोमवार ने मुझे व्हाट्सअप किया, उन्होंने कहा पयागपुर में किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति नहीं हुई है। अब आप बताइए, बिना स्वीकृति के शिलान्यास, और अगर स्वीकृति हुई होती तो आज के 7 साल बीत गया तो उस मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शुरू होता ना। आपको लगता है कि वो एक बड़ी वजह बनी उस चुनाव में? बड़ी वजह नहीं, वो फ्रॉड करके चुनाव जीता गया। और एक FIR भी दर्ज है, शराब बांटते हुए उसकी चार्जशीट भी कोर्ट में गई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा। शराब बांटा गया, पैसा बांटा गया, झांसे में रखा गया कि सबको नौकरियां दी जाएगी। अब चलिए चुनाव जीत गए, उसी धोखे में चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद जो पहली मीटिंग हुई जून में संभवतः हुई 23 में जी, और उस मीटिंग परिचयात्मक बैठक थी, और उन्होंने सबसे पहले जो विकास कार्य के टेंडर हुए थे उसको निरस्त कर दिया, जबकि टेक्निकल खुल चुका था, फाइनेंशियल खुलना था, आधा काम हो चुका था, बिना कारण बताए हुए निरस्त कर दिया।
उसमें उस पयागपुर में जो एक सड़क है ब्लॉक के सामने से हो करके और डांगला होते हुए जो रेलवे स्टेशन की सड़क जाती है, महत्वपूर्ण सड़क है, उस सड़क का भी टेंडर हुआ था। ये सारे टेंडर्स को उन्होंने निरस्त कर दिया, मैन पावर निरस्त कर दिया। ये जब सब काम करना शुरू किया और वो परिचयात्मक बैठक थी, फर्जी प्रस्ताव उसमें तमाम लिख डाला और उसके विरोध में हमारे 8 सभासदों ने बयान हल्फी दाखिल की कि वहाँ इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं हुआ था। इसकी जांच हो गई, पहले जिला प्रशासन ने जांच कराया, फिर शासन ने जांच कराया, डायरेक्टर से अधिकारी को भेज करके जांच कराया, उसमें नोटिस जारी की गई ईओ को और जारी की गई चेयरमैन को। तो ईओ को तो ट्रांसफ़र कर दिया गया और चेयरमैन साहब को बार बार नोटिस दी गई कि आप जवाब दें। ये जवाब से बचते रहे, हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट को तो हाईकोर्ट ने कहा कि आप यहाँ आ सकते हैं, आप वहाँ जवाब जाकर दे दीजिए, जवाब ही तो मांगा जा रहा है। और जवाब से बचने के लिए इन्होंने एक तरीका निकाला और पयागपुर के एक हॉस्पिटल में गए, जो CSC है, वहाँ गए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पयागपुर गए और उन्होंने एक पर्चा बनवाया एक सूरी डॉक्टर से और उसमें उन्होंने 7-8 दवाएं लिखा और उस दवा लिख करके उसमें लिख दिया 1 मंथ कंप्लीट बेड रेस्ट। जब मैं लखनऊ गया, हमने कहा क्यों भाई चेयरमैन साहब ने कोई जवाब दिया? कहने उनका तो मेडिकल आ गया है। तो मैंने कहा कौन सा मेडिकल आ गया भाई, वो तो दौड़ रहे हैं। कहने वो कंप्लीट बेड रेस्ट पर हैं। तो उमा शंकर तिवारी जी हमारे जिला उपाध्यक्ष, इन्होंने DM को पत्र लिखा। तो DM ने जांच कराया तो कार्यालय में बैठकर काम कर रहे थे। मैंने सोशल मीडिया में देखा तो दौरा कर रहे थे वो। तो फिर मैंने CSC के प्रभारी को बुलाया, हमने भाई किस डॉक्टर ने बना दिया है प्रमाण पत्र इस तरह का जो कंप्लीट बेड रेस्ट है और दौरा भी कर रहा है क्षेत्र में घूम। हाँ। तो उन्होंने कहा डॉक्टर सोनी ने बनाया है। मैंने डॉक्टर सोनी को फ़ोन किया, भाई क्यों बनाया? तो उन्होंने कहा लोग मेरे पास छुट्टियों के लिए आते हैं और मैं बना देता हूँ, छुट्टी उट्टी पा जाते हैं। उन्होंने कहा तो गलत बात है, नहीं बनाते हैं, मैं तो जॉब फर्जी तरीके से। मैंने उनसे कहा रजिस्टर लाइए। सोनी जब रजिस्टर लाए तो रजिस्टर में जिस क्रमांक पर इनका पर्चा दर्ज था उस क्रमांक पर एक लड़की का नाम था, 22 वर्ष की लड़की का नाम था। तो हमने फिर उसको जांच के लिए मैंने शासन को लिखा उसकी जांच करा दी जाए। जांच जब हुई, 2 जांचें हुई। एक जांच की DG ट्रेनिंग डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल ने जांच की और एक जांच की CDO की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उसमें CMO सदस्य थे। और जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि फेक पर्चा, ये इनकी एप्लीकेशन है कि मैं बीमार हूँ, ये बीमार हूँ, ये इनका दवा का पर्चा है, दवा का पर्चा है, ये बीमारी लिख दी गई। आपने इसकी प्रॉपर जांच कराई? इसकी प्रॉपर जांच कराई हमने और ये अधीक्षक की रिपोर्ट है। जी, वो हम उसमें संलग्न कर देंगे। ये संलग्न ये रिपोर्ट है जी। और ये जो जांच रिपोर्ट आई है CDO की जी, इसमें लिखा हुआ है, आप देखिए, फेक चिकित्सा अभिलेख। जी। ये CDO का हस्ताक्षर है, फेक चिकित्सा अभिलेख। आप देखिए, उसके बाद FIR दर्ज होती है इनकी। फेक। अब ये 2 जांचों के बाद शासन ने आदेश किया जी और मुकदमा कायम हुआ डॉक्टर सोनी चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ और नगर पंचायत जिसने इसको बनाया था हाँ। मेडिकल को, इनके खिलाफ, बालेंद्र के खिलाफ जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, ये दोनों के खिलाफ मुकदमे कायम हो गए। तो इस तरह से ये फर्जी काम करते रहते हैं और यही नहीं। अच्छा, उसी में डॉक्टर सोनी को अभी 1 साल उनकी वेतन वृद्धि हुई है ये फर्जी अभिलेख तैयार करने के लिए। और इसी के साथ ही यहाँ एक रामजनक तिवारी ईओ थे, उनकी मिली भगत थी। जब जांचें हुई तो उनको यहाँ से हटा दिया गया। इन्होंने एक मैन पावर का टेंडर निकाला और उस पर ईओ का फर्जी हस्ताक्षर उन्होंने बना दिया, फर्जी हस्ताक्षर बना दिया और इन्होंने टेंडर आमंत्रित कर लिया। ये आप देख लीजिए, इस पर ईओ का फर्जी हस्ताक्षर बना हुआ है। किसके द्वारा बनाया गया है? अब ये इसमें चेयरमैन साहब हैं और जिनका स्टाफ है
चेयरमैन नहीं चाहेंगे तो किसका कैसे बन जाएगा फर्जी। जांच करवाई गई इसकी? इसकी जांच मैंने करवा दी और इस पर इन्होंने जो उस समय के टीओ थे जी, उनसे भी लिखवा लिया कि इनका टेंडर नियमानुसार है। इनकी उनकी साठगांठ थी। जब जांच हुई, एडीएम बहराइच ने जांच किया तो उसमें ये पाया गया कि ईओ तो उस दिन छुट्टी पर थे, जिस दिन ये सिग्नेचर किया गया। जिस दिन सिग्नेचर किया गया है ईओ छुट्टी पर थे और उन्होंने अपना मेडिकल सबमिट किया है। और ये जांच रिपोर्ट देखिए है ये एडीएम की कि ये फर्जी हस्ताक्षर उनका बना लिया गया है और उस दिन ईओ रामदेव तिवारी छुट्टी पर थे। इसमें तो वही कार्रवाई होनी बाकी है, तो चिल्लाएंगे कि हमारे खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। यही मैं कह रहा हूँ हाँ। कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई, कई बार उन्होंने ये कहा, नहीं। आपके ऊपर भी ये आरोप लगा हाँ, है हाँ। कि एफआईआर होता है मेरे ऊपर, हाँ, हाँ। मैं कुछ करना चाहता हूं तो मुझे स्थानीय विधायक के द्वारा रोक दिया जाता है। हाँ। विकास कार्य मेरा चुने जाने के बाद मैं कुछ कर नहीं पाया, मुझे बार बार रोक देखिए दिया ऐसा जाता मैं फ्रॉड नहीं करने दे रहा हूँ। है। जी, मैं आपको बताऊं, संभवतः अगस्त की तारीख है, 19 तारीख है शायद, क्या अगस्त महीना है, ईओ रामदेव तिवारी का ट्रांसफर होता है। 20 तारीख को फर्जी बोर्ड की बैठक करते हैं और उस बैठक में एक बाबू को ईओ का चार्ज दे देते हैं, ये प्रस्ताव कर देते हैं। तो अगर एक बाबू को ईओ का चार्ज दे देंगे, ये शम सिंह श्रीवास्तव थे और वो भी ऋषिया के यहाँ अटैच थे, तो एक बाबू के ईओ को चार्ज देकर के काम कराएंगे तो कैसा काम होगा। इनकी जो आदत पड़ी है लूटने की, लूटफाट करने की, वो लूट नहीं पा रहे हैं। ये अब जनता को गुमराह कर रहे हैं कि मैं विकास का रोक रहा हूँ। भाई मैं विकास का रोक रहा हूँ तो इसका तो चेयरमैन आप अक्षम है क्या? आप उस लायक नहीं कि काम करा सकें? जो काम हो चुके हैं उस काम का ये पेमेंट नहीं कर रहे हैं, और जो काम होने हैं इसलिए नहीं ठेकेदार कर रहा है कि मेरा पेमेंट नहीं करेंगे ये, क्योंकि इनके बारे में, इनके पूरे परिवार के बारे में लोग जानते हैं और बिजनेस जांचें चल रही हैं अभी सभी के खिलाफ। तो जनता को गुमराह कर रहे हैं, केवल ये मुद्दा बना रहे हैं कि विधानसभा भर में विकास काम खूब हुआ है। अब उसका कोई कार्ड तो उनके पास है नहीं कि उसको कैसे झुठलाएं। ये जनता देख रही है उस बात को। जी, एक बार 12 में धोखे में हुए, फिर धोखे में तो पड़े नहीं 12, 17 और 22 में। तो सोच रहे हैं हम कुछ ऐसा भ्रम फैला दें लोगों के बीच में और ऐसा अपना हम रोनी वाली सूरत बना ले कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो फ्रॉड कर रहे हो, लगातार फ्रॉड करते जा रहे हो, फर्जी हस्ताक्षर बना रहे हो, फर्जी जो है मेडिकल का कागज़ बना रहे हो, वहाँ शासन में जवाब नहीं दे रहे हो। तो इस तरह का आप लगातार काम करते जा रहे हो, अनियमित काम करते जा रहे हो। तो मैं क्या चुप बैठ जाऊँ क्या? मैं जांचें न कराऊँ क्या? तो विकास कार्य जानबूझ कर रोके हुए हैं। 50 लाख 1.5 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है। जो हमारा कांदी कुइया में जो हमारा मंदिर है, बाबा राम प्रकाश मंदिर, उस स्थल के विकास के लिए जी, मैंने स्वीकृत कराया जब बर्खास्त थे तब। उस काम को नहीं होने दे रहे हैं। कांदी कुइया में 1.5 करोड़ की लागत स्वीकृत हुआ है। एक बारात घर आया था, इन्होंने नहीं बने दिया, पैसा वापस हो गया। इनका कहना है कि इन्होंने सीवरेज स्वीकृत कराया। अरे भाई आपने कहाँ स्वीकृत कराया? आपके गणेश को स्वीकृत होगा? आप इसे कोई पैसा नहीं स्वीकृत हुआ था, ये झूठ बोल रहे हैं। तो आप देखिए बार बार लगातार ये झूठ बोल रहे हैं। गांव गांव जनता इनके बारे में जानती है और हिसाब किताब जो आने वाला चुनाव होगा, जनता उसमें हिसाब किताब देगी कि भैया ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास काम हुआ। और प्रयागपुर की जनता पूछेगी कि यहाँ विकास काम क्यों नहीं हुआ। तो जब कहेंगे कि विधायक ने नहीं होने दिया तो लोग पूछेंगे तो ये 400 करोड़ का मेडिकल कॉलेज था, वो भी विधायक जी नहीं बनने दिया। उसका तो आपने वादा किया था, आपको बनवाना था, तो उसको क्यों नहीं बनवाया? तो इसका मतलब आप 420 हो क्या? आप झूठ बोलते हो क्या? तो ये वही साबित हो गए और ये जवाब नहीं दे पाएंगे जो मेरे खिलाफ बोलते हैं। देखिए मेरा एक लंबा जनाधार है, तभी मैं इनसे चुनाव जीत पाता हूँ। ये लंबा पैसा खर्च करते हैं, कई करोड़ खर्च करते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारा 1 करोड़ भी नहीं खर्च होता है। हमारा चुनाव जनता लड़ती है, उनका धन मेरा जन, वो मेरे जन से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। जो 2022 का चुनाव हो रहा था, प्रयागपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लग गया हमारे प्रयागपुर में लगा। जी बिल्कुल। 2022 के चुनाव में मैं सौभाग्यशाली था,
मुख्यमंत्री जी आए, मुझसे कहा गया कि अब आधे घंटे के अंदर बताइए कार्यक्रम कहाँ होगा। सड़क के किनारे जमीन थी जिसमें 120 बीघा जमीन थी, गेहूं की फसल गेहूं लगी की हुई। फसल थी। लेकिन हमारे उस कार्यकर्ता ने माननीय कार्यक्रम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की फसल को कटवा करके अपना जानवर को खिलाया, उपयोग में जानवर के आ गया और वहाँ कार्यक्रम हुआ। मैं जानता था कि ये सपा के अध्यक्ष अखिलेश जी का कार्यक्रम जरूर लगवाएंगे, क्योंकि जी के संबंध है, अपने अच्छे संबंध है, पैसा तो संबंध है। तो जब चुनाव 48 घंटे रह गए, अंतिम जो सभा हो रही थी, जैसे परसों चुनाव है, आज सभा उन्होंने लगवा दी और उसके रात्रि में इन्होंने क्या किया कि हमारे बेटे जहाँ चुनाव प्रचार करने जा रहे थे क्षेत्र में, इनकी कुछ गाड़ियाँ 4-6 इनके भाई जाते थे, हमारे खिलाफ बोलते थे। तो ऐसा नहीं है खिलाफ बोल करके अभी कोई कुछ कह दे तो रोने का मौका मिल जाए, तो अवॉइड करते रहे। हमने पास सूचना है, हमने कहा अवॉइड करते तो फिर एक गांव में पहुंच गए, बेलवरिया गांव में। उस गांव में हमारे बेटे निशंक और लोग कार्यकर्ता गांव में गए थे। वहाँ सड़क पर ये पहुंच के हमारे खिलाफ अनाचार बोल रहे थे। तो लोगों ने बाउंसर लेके चलते थे। देखिए, बाउंसर लेकर चलते हैं इसलिए कि हनक बनाने के लिए। अरे हम जनसेवक है, हम हनक किसके ऊपर, जनता के ऊपर बनाएंगे क्या? कहते हैं कि हम अपनी सुरक्षा के लिए हम उनको कोई खतरा नहीं है। खतरा कहाँ है? कुछ खतरा नहीं, खाली हनक बनाने के लिए। जैसे लीडर तो है नहीं, तो आदमी जान भी नहीं पाएगा, पहचानता भी नहीं है आदमी इनको ज़्यादा। तो बाउंसर आएगा तो लोग कहेंगे कौन आदमी आएगा, तो कहेंगे फला विधायक जी आ गए, पूर्व विधायक जी आ गए। हम लोग तो बाउंसर आवश्यकता नहीं होती। हमारा तो हर कार्यकर्ता बाउंसर, एक एक कार्यकर्ता बाउंसर है, जिसका मुकाबला इनके 1000 बाउंसर ले आए तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से बाउंसर लेकर चलते हैं। तो वहाँ कुछ लड़ाई हो गई, फिर वहाँ लड़ाई हुई और ये भाग करके वहाँ पहुँचे थाने पर मुकदमा लिखाने के लिए। तो अब उस समय चुनाव का माहौल था, तो कहीं अधिकारी सोचते थे सपा सरकार न बन जाए। तो जब इनका लगा मुकदमा लिख जाएगा, सपा पार्टी पूरी आ गई, सपा आ गई, तो मैंने कहा मेरा भी मुकदमा लिख लीजिए। तो कहा अखिलेश यादव जी आए कल दोपहर बाद, जो चले जाएंगे तो आपका भी मुकदमा लिख लेंगे। आपका ठीक। आप उस समय विधायक थे? मैं विधायक था। एसएचओ ने कहा ये? अधिकारी हिलते डुलते हैं तब, जब चुनाव के समय जी। हिलने डुलने लगते हैं कुछ अधिकारी, सोचते कहीं सपा सरकार ना आ जाए। क्योंकि उस समय तमाम अधिकारियों की सूची बन गई थी, कौन डीएम बनेगा, कौन एसपी बनेगा, कौन इंस्पेक्टर बनेगा, सूचियाँ तैयार हो रही थी उस समय। पहले ही तैयार हो गई? हम जानते हैं, लोग भी जानते हैं, तैयार हो रही थी। तो आपसे एसएचओ ने कहा कि मुकदमा हाँ, बाद में आपका मुकदमा लिख लेंगे, जब अखिलेश यादव जी चले जाएंगे तो लिख लेंगे। उसके बाद अब इन्होंने क्या किया फ्रॉड, इन्होंने 138 नामों की सूची बनाई और उसमें हर बिरादरी लोगों को शामिल किया। 10 ब्राह्मण, 4 ठाकुर, 8 कुर्मी, 2 पासी, यादव, मुसलमान, सब नामों में बंटवारा कर दिया जाति वाइज। और 138 नामों की सूची फेसबुक पर डाल दिया और लिखा विधायक सुभाष त्रिपाठी के बेटे निशंक ने गोलियां चलवाई, इतने लोग घायल, 138 लोग, और ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। उस सूची को मंच से अखिलेश यादव ने हाँ, उस सूची अपने को पढ़ा, उद्बोधन में उसको शामिल किया। और उसमें वही लोग खड़े उसमें हंस रहे थे, खड़े हंस रहे थे। कोई भी ट्रामा सेंटर नहीं गया था। आप कितना बड़ा फ्रॉड, फेसबुक पर डाल करके लोगों को भ्रमित करना, बेवकूफ़ बनाना। अगर मेरा जनाधार नहीं होता, गांव गांव कार्यकर्ता नहीं होते, तो लोग कहते गोली चलाते हैं क्या। लेकिन वो कहीं असर नहीं पड़ा उसका। और यही नहीं, इन्होंने गांव में पर्चियां बांट करके 4-4 लीटर डीजल हर गांव में बंटवाया, 100, 200, 500। इसमें आधे लोग तो आएंगे। और पर्ची इसलिए बंटवाया कि कार्यक्रम के स्थल पेट्रोल पंप है। अब कार्यक्रम की वो पर्ची थी 2 बजे की, जब कार्यक्रम खत्म हो जाए तब पर्ची ले, दवा वो तेल ले, कैसा ना पर्ची तेल लेकर के चले जाइए। कार्यक्रम खत्म हो जाए 1 बजे, तब 2 बजे की पर्ची थी, 2 बजे पर्ची एंटरटेन की गई। मुझे तो सवेरे पता चला कि इस तरह का उनका कार्यक्रम है, मोटरसाइकिल बुलवाई है। तो कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हम, और आप आश्चर्य करेंगे, करीब 3000 मोटरसाइकिल, 3500, 3 घंटे के अंदर विश्वेश्वर आ गई। मैंने अनुमति मांगा एसडीएम से, अनुमति नहीं दिया। उनका ठीक, किसी को मैंने पेट्रोल नहीं दिया। 3500 मोटरसाइकिलें आई, और जब उनका कार्यक्रम समाप्त हो गया, मैं विशेषरगंज से निकला तो पयागपुर चौराहे के पहले जो जायसवाल जी का पेट्रोल पंप है, उस पर 1000 लोग तेल भरवा रहे थे। और रास्ते में जो लोग मिले मोटरसाइकिलों से, जो झंडा लगाए थे सपा का, वो चाहे हमारे सम्मान में, चाहे लिहाज में, या टोपी लगाए थे, निकाल जेब में रख रहे थे सब।
आपको देखकर? हमको देख करके। और जब मैं जायसवाल पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो मैंने जब अभिवादन किया तो आप आश्चर्य करेंगे, सारे के सारे लोगों ने अभिवादन का जवाब अभिवादन से दिया। हमने कहा काम हो गया हमारा। पूर्व विधायक के बुलाए गए लोग? हाँ, उनके बुलाए गए, उनके पर्चियों पर लाए गए लोग, उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया, अभिवादन का अभिवादन से जवाब दिया। मैं प्रयागपुर तक जाने वाला था, लेकिन मैं पूरी विधानसभा का चक्कर लगा कर आया। मैंने कहा जनता ने अब आशीर्वाद मुझे दे दिया है। आपको लग गया कि परिणाम मेरे पक्ष में हाँ, आने वाला है? मुझे लग गया कि परिणाम हमारे अनुकूल है, भाजपा के अनुकूल है। विधायक जी, उस दौरान मोदी जी भी आए, आपके हित में उन्होंने प्रचार किया, जनसभा की, बड़ी जनसभा थी, मंडल की जनसभा थी। जी। फिर अखिलेश यादव आते हैं, आपको? उतनी बड़ी जनसभा थी कि उत्तर प्रदेश की जो 2-3 बड़ी रैलियां थी, जी, उन रैलियों में शामिल थी हमारी प्रयागपुर की रैली थी। प्रयागपुर की? हाँ जी। फिर अखिलेश यादव आते हैं, चर्चाएं ये भी हुई, उसके बाद में वो पूर्व विधायक ये भी कहते नजर आए कि विधायक जी को चुनाव जिताने के लिए मोदी जी को आना पड़ा प्रयागपुर में। देखिए, मोदी जी एक विधानसभा के लिए नहीं आए, वो तो कार्यक्रम में 14 नहीं, उनको ऐसा लगा 14 कि मोदी जी ना आते तो परिणाम मेरे पक्ष में और होता। अच्छी बात है, मोदी जी का अगर आशीर्वाद मुझे मिला और मोदी जी हमको आशीर्वाद देने आए तो बड़े नेता का आशीर्वाद मेरे लिए है, मेरे पीठ पर आते तो मामूली बात है। ये क्षेत्र के लोगों के लिए भी बड़ी बात है और उनके लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि उनके विधायक के ऊपर प्रधानमंत्री जी का हाथ है, तभी तो इतना विकास काम हो रहा है। उसको दूसरे वे में ले रहे हो। विधायक जी, एक नगर पंचायत से जुड़ा हुआ सवाल, एक आखिरी सवाल नगर पंचायत का मैं आपसे करूंगा। आपने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में तमाम सारी रोडों का जाल बिछाया गया, जो दिख भी रहा है, रोडें बनी हैं। बिल्कुल। नगर क्षेत्र जो है, नगर पंचायत क्षेत्र है, वहां पर टूटी रोडें आज भी हैं, नालियां टूटी हुई हैं, जल भराव भी भारी समस्या है, लोग उसको झेल भी रहे हैं। ये एक सवाल ये आता है क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र में, अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है, उनकी जिम्मेवारी है कि वो विकास कराएं। हालांकि वो आप पर आरोप लगाते हैं, लोग, वहां के लोग आपके पास जाते होंगे क्योंकि वो गांव की रोड देखते होंगे कि उनसे अच्छी हैं और उनकी रोड टूटी हुई है। तो ऐसे में फिर आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, अब मेरी जो विधायक निधि आती है उसका भी मैं उपयोग करता हूँ, लेकिन पूरी विधानसभा को देखना रहता है। उस क्षेत्र में भी मैं अपना विधायक निधि उसमें सड़कें मैंने बनवाया है जी। लेकिन नगर पंचायत का अच्छा खासा पैसा आ रहा है मुख्यमंत्री सृजन योजना के अंतर्गत और ये तमाम योजनाओं के अंतर्गत पैसा वहाँ है, लेकिन ये काम नहीं होने दे रहे हैं। ये पहले से हिसाब किताब कर रहे हैं। ये पहले का जो काम हो चुका, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं होने दे रहे हैं। ठेकेदार डरा हुआ कि काम हो जाएगा तो हम फंस जाएंगे और मेरा पेमेंट नहीं होगा, और सोचते हैं इस काम को रोक करके एक मुद्दा बनाए हम कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो नहीं काम करने दिया जा रहा है, तुम घर बैठो जाकर के, तुम अक्षम हो, तुम किसी लायक नहीं हो। और नगर पंचायत सब काम हो रहा है, खाली यही काम नहीं हो रहा है। और विधायक नहीं है कहीं क्या विपक्ष के? अगर कोई विपक्ष का आपके पड़ोस में इकोना में, वो भी जरवल में, हाँ, नगर पंचायत वहाँ कोई नहीं चिल्ला रहा है। वहाँ तो कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, वहाँ कोई नहीं चिल्ला रहा कि हमको नहीं काम करने दिया जा रहा है। हम ही बड़े दिमागी विधायक हैं जिनको काम नहीं करने देना है। ये तो फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉड। आप भी आश्चर्य करेंगे, हाँ। अभी हमारे ही चैनल श्रावस्ती पोस्ट के द्वारा वहाँ इंटरव्यू किया गया इकोना के चेयरमैन का, प्रतिनिधि जो है, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे 10 करोड़ रुपए दिए हैं इकोना के विकास के लिए। हाँ। उनका ये कहना था। तो यहाँ पर चीजें क्यों बिगड़ जा रही हैं? यहाँ भी तो पैसा आ रहा है, ये कमाई नहीं करना चाहते हैं, ये पहले से हिसाब किताब करना चाहते हैं। ये इसलिए लोग घबराए हुए हैं, लोग परेशान हैं, काम ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। आप बताइए, टेंडर जारी हो जाए और फाइनेंस टेक्निकल खुल जाए, आप फाइनेंशियल आप उसको निरस्त करते हैं बिना कारण बताए हुए। आप ठेकेदारों ने जो काम किया उसको पेमेंट न करें, आप जो काम कर चुके हैं लोग, नए काम लोग कैसे करेंगे? तो इनका जो करेक्टर है, उस करेक्टर को देखते हुए ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, उस काम को ये रोक रहे लोग। और उसके साथ जो चाल इनकी है, आप किसी को नुकसान उठा करके आप लाभ लेंगे क्या? आप नगर पंचायत को डुबो दोगे पानी में, तो उसका लाभ लोग विधानसभा के चुनाव में कि हमको काम नहीं करने दिया गया। पूरे विधानसभा भर में काम हो रहा है, ये नहीं काम हो रहा है भाई, नियमानुसार सब काम हो गए, कौन रोक पाएगा काम? ये केवल बकवास करते हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं पूरी तरह से, और एक मुद्दा तलाशना चाहते हैं काम न करके प्रयागपुर की जनता को धोखा दे करके। और इससे बड़ा धोखा क्या, उनका मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया जिसके नाम पर चुनाव जीते हैं, तो उनका अपना पैसा खर्च करना, लाओ लगा बनाओ ना मेडिकल कॉलेज। अगर तुम मेडिकल कॉलेज नहीं बना रहे हो जो वादा किया था, तो सरकारी पैसा जो तुम्हारा पैसा नहीं, उसको क्यों नहीं खर्च कर रहे हो? खर्च करना चाहिए ना।
तो ये जनता हिसाब लेगी। जो भाजपा के खिलाफ या मेरे खिलाफ बोल रहे हैं वो गांव-गांव जनता हिसाब लेगी, जिसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। ये 2027 की तैयारी है। हम कुछ आखिरी सवालों की तरफ चलते हैं। विधायक जी, आपके बेटे हैं निशंक त्रिपाठी जी। एक लंबे समय से 2012 से ही लगातार सक्रिय रहते हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। देखा जाता है कि बहुत सारे माननीय विधायक लोग हैं या ऐसे नेता हैं जिनके बेटे, बहू, पत्नी इस तरीके से किसी न किसी पद पर हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई प्रमुख हैं, तमाम सारे ऐसे विधायक हैं जिनके बेटे प्रमुख हैं। तो आपके मन में कभी विचार आया कि अपने बेटे को कहीं से प्रमुख बना दिया जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया ऐसा जाए? है, क्योंकि आपका भी एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। ऐसा है। जी। जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे मन में कोई योजना नहीं थी कि मुझे जिला अध्यक्ष बन जाना। आज जैसे मैंने बताया कि मैं वहाँ गया, पर्चा दाखिल किया, अध्यक्ष हो गया। मुझे टिकट पार्टी ने ऐसे ही दे दिया, मुझे मैंने मांगा भी नहीं हमने। तो काम करेंगे तो दायित्व मिलता रहेगा। तो वैसे ही काम कर रहे हैं तो अवसर उनको कभी मिलेगा देर से देर। और मैं संगठन का व्यक्ति रहा हूँ, आज भी हूँ, तो मैंने कार्यकर्ताओं को अवसर दिया है। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। मैंने जिला अध्यक्ष बनने का अवसर दिया है वहाँ पर, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का अवसर दिया है, मैंने ब्लॉक प्रमुख बनाने का अवसर दिया है लोगों को। एक सवाल मैंने कार्यकर्ताओं को डेवलप किया है। आज भी मैं कार्यकर्ताओं को जोड़ता हूँ। कार्यकर्ता मेरा आधार है, वो उसी से हमारा जनाधार बनता है। तो इसमें कार्यकर्ताओं को मजबूत करता हूँ। परिवार के व्यक्ति है, उनको भी जब अवसर मिलेगा तो उनको भी मिल जाएगा अवसर। एक सवाल मैं यहाँ जोड़ना लेकिन किसी चाहूँगा। के हित की उपेक्षा करके ये मैं परिवार बात नहीं कर सकता। जी। हाँ। समाजवादी पार्टी के जब प्रत्याशी वहाँ चुने गए जी। नगर पंचायत में, तो पूर्व विधायक ने अपने भाई, उनको टिकट मिल गया समाजवादी पार्टी से। तो आपको क्योंकि उनके भाई थे पूर्व विधायक के, वो समाजवादी पार्टी से ही थे, तो वहाँ पर भी आपके साथ सामने अवसर था अपने बेटे को वहाँ से उम्मीदवारी वहाँ से करने का? नहीं, कोई पहल की गई ऐसी आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं पहल किया। लोगों ने कहा भी, हमने कहा नहीं। लोगों ने कहा था? हाँ, बिल्कुल कहा था। हम कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्लॉक प्रमुख के लिए भी कहा था जी। हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, परिवार के व्यक्ति नहीं। आपका बेटा भी पार्टी आपका बेटा भी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता? हाँ, बिल्कुल कार्यकर्ता है। पार्टी अगर तय कर देती कि इनको लड़ना ही है तो लड़ जाते। पार्टी की नीतियों को? पार्टी की नीतियों को लड़ाते। और ढोक देख तो हमारे माननीय विधायकों के लड़के लड़े हैं, कहा होगा लड़े हैं। उनसे पूछा गया था, हमने कहा कोई भी लड़ जाए, किसी को लड़ा दीजिए। आपसे पूछा गया था? हाँ, बिल्कुल पूछा गया था। जी। हाँ, मैं ये कहने का अवसर, क्योंकि ऐसा है जब कार्यकर्ता ही हमको चुनाव लड़ाता है, इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन है, तो कार्यकर्ताओं के मन में क्यों आए कि मेरी अपेक्षा हो रही है? मैं उनको अवसर क्यों दूँ कहने का? भाई देख, कार्य करने दिखने में भी लगना चाहिए, उस सोच में भी लगना चाहिए। मैं कार्यकर्ता मेरे प्रति समर्पित हूँ, मैं उनके प्रति समर्पित हूँ, तभी मैं चुनाव जीतता हूँ। नहीं, इतना बड़ा धन खर्च होता है। आप कल्पना, आज की तारीख में प्रत्येक गांव में कम से कम 50 की संख्या, 50 से 100 की संख्या, ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ, बूथ की नहीं, 50 से लेकर 100 की संख्या जो भाजपा के प्रति समर्पित हो, मेरे प्रति व्यक्तिगत रूप से समर्पित हैं, क्योंकि मेरा 48 साल का राजनीतिक कैरियर देखा है। न मैंने बेईमानी की है, न मैंने किसी को धोखा दिया है, न मैंने कोई फर्जी वादा किया है, न मैंने किसी को परेशान किया है। ये व्यक्तिगत रूप से मेरे बारे में लोग जानते हैं और इस बात का आकलन करके वो मुझे हमेशा आशीर्वाद देते हैं। इसका मुकाबला कोई भी धन नहीं कर सकता है, चाहे कितना करोड़ कोई खर्च करते हैं। वो बड़े मतलब बहुत ही वो धोखे में है बहुत ज़्यादा वो कि हम चुनाव जीत जाएंगे। इस बार तो समाजवादी पार्टी का जमानत भी जब्त हो जाएगा पायापुर विधानसभा क्षेत्र में, आप देखिएगा। और जो ये काम कर रहे हैं नगर पंचायत को लेकर के, लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो काम कर रहे हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, इससे जनता और भी नाराज है। उसका खामियाजा विधानसभा के चुनाव में भुगतेंगे ये पूरी तरह से। विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी का जो बहराइच का संगठन है, जिला अध्यक्ष की बात करें, किस तरीके से आपके क्या बातचीत होती है आपसे? क्योंकि अब चुनाव 26 का फिर 27 का, दो चुनाव नज़दीक हैं, क्या बातचीतें होती हैं अभी से? क्या योजनाएं, रणनीति क्या बनती है, उसके बारे में ऐसा है बताना चाहूँ। मेरे यहाँ लोकसभा चुनाव में माननीय ब्रजभूषण सिंह जी के सुपुत्र श्री करण भूषण सिंह जी प्रत्याशी थे
और जो हमारी विधानसभा है वो ब्राह्मण बाहुल्य है। और संयोग से विधानसभा की समाजवादी पार्टी ब्राह्मण के ही थे, तो व्यक्तिगत रूप से मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई थी कि ब्राह्मण सपा में नहीं चला जाए। ये भी था, क्षेत्र भी है आपका विधानसभा। लेकिन कार्यकर्ताओं पर इतना दबाव मेरा डर का नहीं, लिहाज का, काम का, प्रेम का, व्यवहार का, कि उनको हमने जाने नहीं दिया। कुछ मतदाताओं को छोड़ करके ब्राह्मण भाजपा के साथ जुड़ा रहा और 22,000 से अधिक वोटों से हम विधानसभा चुनाव जीते हैं। तो उसमें ये पट की क्या बात है भाई? लोकसभा में जब ब्राह्मण ही प्रत्याशी था समाजवादी पार्टी का, और उसके बावजूद भी हम 22,000 अधिक से वोटों से जीतते हैं विधानसभा, तो उसमें भी पट क्या है इसमें? और क्या जानना चाहते हैं इस पर? आगे की रणनीति में मैं बात कर रहा हूँ। आगे की रणनीति जिस तरह काम कर रहा हूँ उसे काम करता रहूँगा जी। हाँ। क्योंकि आप भी जिला अध्यक्ष रहे हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो आपका दौर वो दूसरा था, क्योंकि अब सत्ताधारी पार्टी है आपकी, तो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, उनसे क्या योजनाएं, क्या रणनीतियां बनती हैं? प्रमुख जिला अध्यक्ष अपना संगठन का काम कर रहे हैं जी, वही पार्टी को आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं जी। हम विधायकी कर रहे हैं और उसी साथ हम भी संगठन को आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने काम कर रहे हैं। सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं, जिसका जो काम वो काम कर रहा है जी। अब जो जिम्मेदारी जिसको है वो अधिक काम कर रहा है, योजनाएं बनाना, कार्यान्वित करना, वहाँ जो मेरे हिस्से में आता हूँ मैं करता हूँ। तो इस तरह मिलजुल कर सभी लोग काम कर रहे हैं। विधायक जी, अभी आपने पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लिया जी। इसी चेयर पे वो बैठे थे, उन्होंने एक बयान दिया था, काफ़ी वायरल भी हुआ उनका यह बयान, कि विधायक माने जीरो, अब पहले जैसा वो दौर नहीं रहा, उनका कहना ये था। तो आप विधायक हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी इस ऐसा है, माननीय ब्रजभूषण सिंह जी तो जीरो है नहीं, वो हीरो हैं जी, है ना? तो हम भी अपने को हीरो मानते हैं। हम किसी के बारे में और क्या कहें? मैं अपने सामने, मैं अधिकारियों को जीरो तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि जो काम होने लायक है वो चाहे जैसे भी मैं काम करवा कर मानता हूँ, काम करा लेता हूँ। आप कहीं अपवाद हो सकता है, लेकिन प्रोटोकॉल का मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, मैं उठा बैठा भी देता हूँ। उन्होंने तो कह दिया विधायक लोग पाँव छू लेते हैं। नहीं, वो हो सकता है कहीं कोई छूता रहा हो, अब उनका कोई मामला फंसा हो, कोई गर्ज रही हो, या उसी राजनीति में तमाम तरह लोग आ गए हैं ना जी जी, है ना? तो अपवाद तो है ही है जी, लेकिन हम लोग जो राजनीति रही, हम लोग तो बड़े अधिकारियों को तो उठाया बैठाया है ना। तो हम अपना सोचते हैं क्या करना है, किस तरह से करना है, उससे हम संतुष्ट हैं, जनता उससे संतुष्ट है। बाकी अपवाद हर जगह है, हो सकता है कहीं कोई इस तरह से कोई स्थिति परिस्थितियाँ किसी के साथ बनी हो। हीरो वो उस माने में नहीं कहते हैं। हीरो काम करने के दायित्व को मजबूती के साथ निर्वाह करना, वही हीरो। हम जनता के हीरो नहीं है। जैसे विपक्ष के जो सपा का हमारे जो पूर्व विधायक है, वो अपने हीरो बनता है, वो गार्ड लेकर चलता है, ब्लैक कैट कमांडो लेकर चलता है। भाई जनता को हमको धकाना डरवाना है क्या? हम तो इस तरह महसूस करते हैं कि अगर कहीं कथा हो रही हो तो बिना किसी डिस्टर्ब के और बिना किसी के हिले डुले मैं जाकर पीछे चुपचाप बैठ करके मैं भी कथा सुन लूँ। मैं उस तरह का विधायक हूँ। मैं मंच की तलाश नहीं करूँगा। जहाँ जैसी परिस्थिति वहाँ उस तरह का व्यवहार रहेगा। तो मैं अपने को, हमको तो जानते ही विधायक हैं, अब उसको हम प्रस्तुत करें, कोई अलग से तरह का कपड़ा पहने, अलग तरह से गाड़ी रखें, अलग तरह से व्यवहार करें। मैं तो कहता हूँ जो हमारे क्षेत्र की जनता है सभी अपने को विधायक महसूस करें। और जिस समय वो था, लॉकडाउन था, उस समय हमने एक QR कोड विकसित किया था। अब घर पर बैठे बैठे 34,000 से लोगों के नाम और पते मंगवाए थे, जो बाहर रहते हैं लोग, दिल्ली रहते हैं, बम्बई रहते हैं, मद्रास रहते हैं, कहीं भी पंजाब में रहते हैं, हरियाणा रहते हैं। 34,000 से लोगों के नाम पते मेरे पास आए थे और लोगों को लाने का काम हमारी सरकार ने किया था। मैं सीधे संपर्क में उन लोगों के था। और ये भी मैं दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। उस समय लोगों को लाया गया, बसों से लाया गया और उनको फिर अलग से गल्ला दिया जा रहा था, राशन पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा था, और भी सामान दिए जा रहे थे, लोगों को दिए जा रहे थे। ये काम हमारी सरकार कर रही थी। जैसे मैंने वो 34,000 डाला नाम पते, वैसे वो पूर्व विधायक जी के लोग उसको फेसबुक से प्रिंट आउट निकाला और इनके लोग गांव में पहुंच गए और कहा कि मेरे तो भैया जी, यानी पूर्व विधायक जी, आप लोगों को तो वहाँ पंजाब से लाना चाहते हैं,
लेकिन बसें नहीं जाने दे रहे हैं। ये इतने 20 लोग हैं कि इनको भैया आप हमारे भैया ले आएंगे, वो जानते थे सरकार इनको लाएगी, आ जाएंगे तो पहले सूची थमा देते थे। इतना बड़ा फ्रॉड आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा नाहक भी हमने फेसबुक पर डाल दिया। तो लॉकडाउन के समय में भी हम लोग की जो भूमिका थी, क्षेत्रों में जाते थे, राशन की चिंता करते थे, उनके दवाई की चिंता करते थे। और ये सज्जन बीमार पड़ गए, ये अपने आप बहाना बनाकर लेट गए कि बाहर निकलना ना पड़े, जाना ना पड़े। तो हम जो काम कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, वो सेवा भाव की नीयत से कर रहे हैं। और क्या दायित्व मुझे दिया गया है, उस दायित्व का मैं निर्वाह कर रहा हूं। मुझे 3 बातें ध्यान में रहती हैं। मेरे अधिकार क्या है और अधिकार के साथ मेरे कर्तव्य क्या है और मेरी सीमाएं क्या हैं। क्योंकि लोकतंत्र में सभी की सीमाएं हैं। कोई किसी भी पद पर क्यों ना बैठा हो, सबके लिए सीमा रेखा है। मैं उस सीमा रेखा को लांघने का प्रयास नहीं करता हूं। लेकिन मैं मेरा अधिकार हो या जनता का अधिकार हो, उन अधिकारों के प्रति मैं हमेशा सजग रहता हूं और कहीं मैं किसी की उपेक्षा नहीं होने देता हूं। और जहाँ तक कर्तव्य पालन है, उस कर्तव्य पालन में स्वयं कर रहा हूं और लोगों से कहता हूं कर्तव्य पालन करने के लिए। तो इस तरह से मैं बड़े ही आनंद पूर्वक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। और कभी कभी मुझे महसूस होता है कि जो मैं 75-76 में जैसे राजनीतिक जीवन शुरुआत किया था, मुझे लगता है तो कल का दिन है। विधायक जी, मुख्यमंत्री से आपकी बात होती होगी, बहराइच को लेकर किस तरीके से मुख्यमंत्री जी विकास कार्यों को लेकर क्या बात होती है, और अभी हाल के आपकी विकास को लेकर क्या वार्ता उनसे हुई है, कौन कौन से काम यहाँ होने जा रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश का समग्र रूप से विकास कर रहा है और उनके कार्यकाल में जिस तरह से विकास कार्य हुए हैं वो ऐतिहासिक हुए हैं। और जो सड़कें बनी है वो उन्हीं की देन है जो मैं चर्चा कर रहा हूँ। और जैसे जो मैंने सड़कें बनाई उसके अतिरिक्त बताई, उसके अतिरिक्त बहराइच से जो बाराबंकी से सड़क आती है बहराइच के लिए, बहराइच से रुपये जाती है या लखीमपुर की तरफ जाती है। तो ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हो रहा है। और भी अभी जो एक बड़ा काम अभी हुआ है यहाँ चित्तौरा में हुआ है, महाराजा सूर्योदय जी की पर्यटन के रूप में जो विकसित मूर्ति का अनावरण हुआ है और एक पर्यटन स्थल के रूप में वो विकसित हुआ है। तो ये बड़ा कार्य हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है कि हर जनपद में एक नदियों को पुनर्जीवित किया जाए। तो मैंने प्रस्तावित किया है अपने विधानसभा क्षेत्र में आती है, हालांकि बहराइच से वो टेढ़ी नदी और सरजू नदी के लिए मैंने प्रस्तावित किया है कि उसको पुनर्जीवित किया जाए। और अभी हर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने एक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 75 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक अभी स्वीकृति भी 1-2 दिन में उन्हें प्रदान किया है। तो इस तरह से वो समग्र विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, चिंतित रहते हैं। और विधायकों से हम सब लोगों से पूछा करते हैं, जानकारी लेते रहते हैं कि और क्या काम किया जाए। तो हम लोग जो काम बताते हैं, जो भी उनका समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी करते रहते हैं। आपसे एक आखिरी सवाल, आपके बेटे हैं निशंक त्रिपाठी, हाँ। उनके राजनीतिक जीवन को लेकर आप क्या सोचते हैं? हर पिता का ये सपना होता है कि उसका बेटा किसी राजनीति में अगर है तो किसी पद पर हो जाए। तमाम सारे ऐसे जनप्रतिनिधि रहे हैं, या अगर बात करें ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के तो उनके बेटे सांसद हैं। आपके मन में भी ऐसी कोई जिज्ञासा होगी कि निशंक त्रिपाठी का राजनीतिक जीवन क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा वो संगठन का काम वो भी कर रहे हैं जी, और महत्वपूर्ण दायित्व पर रहे भी हैं वो। और अपने कार्यकाल में 3 साल वो यूथ विंग को जिले का चलाया और जिले का देखा, नेतृत्व किया उन्होंने जी। और 2017 के पहले, चुनाव के ठीक पहले, एक युवा मोर्चा का बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसमें डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आए थे। करीब 10,000 युवाओं को निशंक ने इकट्ठा किया था। आज उनकी बड़ी फॉलोइंग से युवाओं के बीच में, जनपद से लेकर के अन्य कई जनपदों में वो बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमको सहयोग कर रहे हैं। और अभी तो हम काम कर ही रहे हैं, तेज हैं, वो तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं हम, उसमें कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। 2027 तक वो देखिए, और पार्टी को तय करना है, पार्टी को तय करना है ना, पार्टी क्या चाहेगी, क्या करेगी। बाकी जो जिम्मेदारियां, जो दायित्व है उसका हम निर्वाह करते हैं, निशंक भी कर रहे हैं उसका। पार्टी को तय करना है क्या करना है, हमें नहीं तय करना है उसकी। और जो काम करता रहता है निश्चित रूप से उसे पार्टी अवसर देती है। जैसे मुझे अवसर मिला
बिना किसी योजना के मैं पार्टी का काम करता रहा, और निष्ठा के साथ लगातार काम करता रहा और मुझे पार्टी अवसर देती रही। तो वैसे उनको भी अवसर मिल जाएगा, पार्टी अवसर देगी जो उपयुक्त समझेगी। आपके राजनीतिक करियर में निशा का कितना योगदान है? देखिए, समस्याओं के समाधान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अक्सर कुछ नेताओं के लड़के बिगड़ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, देखा भी जाता है, कहीं न कहीं होता है। तो निसंग में कोई ऐसी कमियां नहीं है उनके अंदर, वो पान तक भी नहीं खाते कभी, और भी कोई कमी नहीं है। वो बड़े ही व्यवहार कुशल है, मुझे लगता है मुझसे बहुत ज़्यादा विनम्र है, ज़्यादा विनम्रता है उनको। तो उनको मुझसे जब तारीफ कोई करता है कि निसंग का बड़ा अच्छा व्यवहार है और निसंग बहुत आगे जाएंगे, तो मुझे खुशी होती है कि हमारे बेटे की प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे किसी ने कभी कई आलोचना के रूप में कुछ कहा नहीं कि आप निसंग ने ये गड़बड़ किया है, कभी नहीं कहा। विधायक जी, आपके दो बेटे हैं, मयंक त्रिपाठी, निसंग त्रिपाठी, तो क्या राजनीतिक उत्तराधिकारी आपने निसंग को घोषित कर दिया है? देखिए, यहाँ उत्तराधिकारी कोई घोषित करने की परंपरा नहीं है। नहीं, आपका राजनीतिक जीवन रहा है 48 साल का, लेकिन तो उसकी विरासत किसी ना किसी को तो जानी है। मयंक जो हमारे बड़े बेटे हैं, जी, वो अच्छी खासी पढ़ाई करके बाहर नौकरी कर रहे थे वो, और अब व्यवसाय देख रहे हो। उनका दृष्टिकोण व्यवसाय की तरफ रहता है, मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं व्यवसाय के लिए, तो उस तरफ उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। और मैं आपको बताऊं, जैसे शादी ब्याह न्योता रहता है, कभी कोई 50, 60, 70 न्योता हो जाते हैं। तो ये रिकॉर्ड निसंग तो 35 तक न्योता एक दिन में कर डालते हैं। मैं 25 तक पहुंच गया हूं, और तो तीनों लोग न्योता करते हैं, निसंग भी, और मयंक बड़े बेटे भी 15 तक न्योता करते हैं। और जब चुनाव आता है तो निसंग जिन क्षेत्रों में जाते हैं, वो क्षेत्र कहीं गड़बड़ाए भी तो और अच्छा हो जाता है। कहते वो आपका बड़का लड़का जो है वो तो बहुत विनम्र है भाई, वो तो आवा रहा, और जो नाराज कहीं रहा तो वो खुश कहीं चला गया। मयंक त्रिपाठी के बारे में लोग बोलते हैं, हम मयंक त्रिपाठी के बारे में बोलते हैं कि यानी उनकी भी प्रशंसा इतनी ही होती है। तो इनका भी योगदान है, दोनों बेटों का योगदान है। और जैसे हम काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, वो भी कर रहे हैं काम। आप थे सुभाष त्रिपाठी जी, विधायक पयागपुर, जिनसे हमने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। नगर पंचायत हो, आपके राजनीतिक करियर के बारे में हमने बात की, अटल जी के बारे में बात की, मोदी जी के बारे में बात की। बहुत सारे ऐसे लम्हे थे जिसको विधायक पयागपुर ने हमारे कैमरे पर बताया। हम फिर कभी विधायक जी के साथ बैठेंगे, बहुत सारी बातचीत करेंगे। धन्यवाद।